नमस्कार। इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम राजनीतिक समाजीकरण के अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे। मैं आपसे ये निवेदन कर दूं कि राजनीतिक समाजीकरण संबंधी इस वीडियो को देखने से पहले आप राजनीतिक संस्कृति उपागम संबंधी पिछला वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि राजनीतिक समाजीकरण का सीधा सीधा संबंध राजनीतिक संस्कृति से होता है। वस्तुतः संस्कृति को बनाने का जो मुख्य माध्यम है वो समाजीकरण ही होता है, और राजनीतिक संस्कृति को बनाने वाली या राजनीतिक संस्कृति का निर्माण करने वाली जो प्रक्रिया होती है वो राजनीतिक समाजीकरण होता है। राजनीतिक समाजीकरण की तरफ यदि हम दृष्टिपात करें और उसे यदि समझने का प्रयास करें तो हम ये पाएंगे कि ऊपर से एक जैसी लगने वाली विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं के कार्य और व्यवहार में काफ़ी भिन्नता होती है। राजनीतिक संस्कृति उपागम का अध्ययन करते हुए भी हमने प्रारंभ में ही इस बात को देखा था कि भारत और अमेरिका दोनों में ही यद्यपि लोकतंत्र है और दोनों ही बहुसंस्कृति वाले देश हैं, किंतु भारत और अमेरिका के लोगों के सोचने की प्रवृत्ति और नज़रिए में बहुत फ़र्क है। इसी प्रकार से यदि ब्रिटेन और भारत को देखें तो ऊपर से देखने में दोनों ही संसदात्मक शासन व्यवस्थाओं वाले देश हैं। दोनों में ही संसद, कार्यपालिका और अन्य जो संस्थाएं हैं वो बहुत कुछ एक ही प्रकार से कार्य करती हैं, लेकिन राजनीतिक व्यवहार में भिन्नता पाई जाती है। और अधिक उदाहरणों को लें तो हम यह देखेंगे कि भारत और पाकिस्तान 1947 से पहले एक ही देश का हिस्सा थे और दोनों का साझा इतिहास और साझी संस्कृति रही थी, किंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत की राजनीति का व्यवहार अलग प्रकार का हो गया और पाकिस्तान का जो व्यवहार है वो बिल्कुल ही अलग दिशा में चला गया। इस तरह से एक जैसे एक साथ रहने वाले एक ही इतिहास के जो दो पड़ोसी हैं उनके व्यवहार में भेद क्यों, एक जैसी लगने वाली शासन व्यवस्थाओं के बावजूद भी उन दो देशों के व्यवहारों में भेद क्यों, और विभिन्न प्रकार की जो जातियां हैं या विभिन्न प्रकार के बहुजातीय समाज जो एक जैसे लगते हैं उनमें भेद क्यों। तो इनका जो भेद है वो मूलतः इनकी राजनीतिक संस्कृति की भिन्नता के कारण होता है। और इस राजनीतिक संस्कृति को भिन्नता देने वाला मूल तत्व कौन होता है, कौन सा होता है? यही मूल तत्व राजनीतिक समाजीकरण कहलाता है। अर्थात राजनीतिक संस्कृति किसी भी व्यवस्था के निर्माण का एक मूलभूत घटक होती है, किंतु उस संस्कृति को बनाने वाला जो मूलभूत घटक होता है वो राजनीतिक समाजीकरण होता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि किसी भी राजनीतिक व्यवस्था के निर्माण के जो बीज रूप में जो संकल्पना रहती है, जो अवधारणा रहती है, वो राजनीतिक समाजीकरण ही होता है। राजनीतिक समाजीकरण की व्यापक प्रक्रिया का ही एक पक्ष या आयाम होता है। कोई भी व्यक्ति जब जन्म लेता है तो वह एक कोरी स्लेट के समान होता है। वह अपने परिवेश को नहीं जानता, वह अपने समाज को नहीं जानता, किंतु जन्म लेने के पश्चात ही सबसे पहले वह अपनी माता के संपर्क में आता है, फिर परिवार के संपर्क में आता है और धीरे धीरे वह स्कूल, कॉलेज और इस प्रकार से बहुत सारी संस्थाओं के संपर्क में आने के पश्चात अपना एक निश्चित रवैया बना लेता है। यही जो उसकी रवैया है, उसकी अवधारणाएं हैं, वो ही मूलतः समाजीकरण का निर्माण करती है। अर्थात उस समाज में रहने वाले अन्य लोगों के समान ही उसके भी विश्वास, अभिवृत्तियाँ और मूल्य अवधारणाएं बन जाती हैं, और उसी समाजीकरण की प्रक्रिया का जो राजनीतिक पक्ष है वो राजनीतिक पक्ष उसका राजनीतिक समाजीकरण कहलाता है। यदि हम
राजनीतिक समाजीकरण के अर्थ को जानने का प्रयास करें तो यह एक प्रक्रिया भी है और एक अवधारणा भी है। प्रक्रिया के रूप में यह राजनीतिक संस्कृति का निर्माण करने वाली प्रक्रिया है और अवधारणा के रूप में यह राजनीतिक विश्लेषण की एक इकाई है। राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया का अध्ययन करते हुए या इसकी विशेषता या इसकी परिभाषा बताते हुए आमंड और पावेल ने यह कहा है कि राजनीतिक समाजीकरण राजनीतिक संस्कृति को बनाए रखने वाली या उसमें परिवर्तन लाने वाली प्रक्रिया का नाम है। अर्थात राजनीतिक संस्कृति की जो नियमितता है या उसमें जो परिवर्तन आते हैं वो राजनीतिक समाजीकरण के कारण ही आते हैं। राजनीति के बारे में विश्वास और मूल्य अभिवृत्तियाँ और राजनीति के बारे में जो अनुभव है वो राजनीतिक समाजीकरण से ही बनते हैं। इस तरह से यह बहुत सारी प्रक्रियाओं का एक संश्लिष्ट रूप है। एलन बॉयल ने राजनीतिक समाजीकरण की संकल्पनात्मक दृष्टिकोण से विचार किया है और उनके अनुसार राजनीतिक समाजीकरण की जो अवधारणा है वो राजनीतिक व्यवस्था के बारे में लोगों के विश्वास, उन विश्वासों का बनाना या बढ़ना है। इस प्रकार से उसका जो अवधारणात्मक पक्ष है वो यह है कि जब लोगों का विश्वास राजनीति के प्रति, अपनी राजनीतिक व्यवस्था के प्रति बनता है और उस विश्वास से राजनीतिक व्यवस्था को कुछ मूल्य या राजनीतिक व्यवस्था को संदर्भ प्राप्त होते हैं तो वही राजनीतिक समाजीकरण कहलाता है। राजनीतिक समाजीकरण की जो प्रक्रिया है उसको समझने से पहले उससे संबंधित कुछ अन्य अवधारणाओं को भी समझ लेना आवश्यक है। जैसे राजनीतिक संस्कृति, इसका अध्ययन हमने विस्तार से पिछले वीडियो में कर ही लिया है। राजनीतिक संस्कृति का अर्थ है वो राजनीतिक विश्वास, मूल्य अभिरुचियाँ या मान्यताएं जो कि राजनीतिक व्यवस्था को अर्थ प्रदान करती हैं। इस प्रकार राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया का परिणाम राजनीतिक संस्कृति होता है। राजनीतिक संस्कृति से पहले राजनीतिक समाजीकरण को देखना चाहिए। इसी प्रकार से एक और पारिभाषिक शब्द है राजनीतिक सहभागिता। दूसरा पारिभाषिक शब्द है राजनीतिक भर्ती। राजनीतिक सहभागिता और राजनीतिक भर्ती ये दोनों प्रक्रियाएं भी राजनीतिक समाजीकरण के पश्चात आने वाली प्रक्रियाएं हैं। जब व्यक्ति का राजनीतिक समाजीकरण हो जाता है, अर्थात अपनी राजनीतिक व्यवस्था के बारे में जब व्यक्ति के कुछ अपने विश्वास या अपनी मान्यताएं बन जाते हैं, उसके पश्चात ही वह इस बात का निर्णय लेता है कि उसे राजनीतिक व्यवस्था में सहभाग करना चाहिए। अर्थात राजनीतिक व्यवस्था में भाग लेकर के उसमें अपना योगदान बनाना चाहिए। इस प्रकार से जितना सकारात्मक राजनीतिक समाजीकरण होगा उतनी ही अधिक राजनीतिक सहभागिता राजनीतिक व्यवस्था में बढ़ने लगती है। राजनीतिक भर्ती राजनीतिक सहभागिता के बाद प्रारंभ होने वाली एक अवधारणा है और राजनीतिक भर्ती का अर्थ है कि राजनीति के किन्हीं महत्वपूर्ण दायित्वों को स्वीकार करना। जैसे एक व्यक्ति जब किसी राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण करता है तो कहा जा सकता है कि वह राजनीति के बारे में अपने कर्तव्यों के लिए दायित्व का निर्धारण कर लिया है। एक व्यक्ति जब संसद का या विधायिका का चुनाव लड़ता है तब यह कहा जा सकता है कि उसकी राजनीतिक भर्ती हो रही है। तो राजनीतिक भर्ती का तात्पर्य है सीधे सीधे राजनीतिक व्यवस्था में किसी न किसी
कर्तव्य की तरफ अग्रसर होना या उसमें भाग लेना। जबकि राजनीतिक सहभागिता राजनीतिक भर्ती से पहले की सामान्य राजनीतिक प्रक्रियाओं में भाग लेना है। जैसे राजनीतिक सहभागिता का अर्थ होगा नियमित मतदान में भाग लेना, यानी कि जब जब भी राजनीतिक व्यवस्था यह आह्वान करे एक नागरिक के नाते कि आप अपने नागरिक कर्तव्यों का पालन करिए, तो यह राजनीतिक सहभागिता का उदाहरण है। किंतु यदि एक व्यक्ति राजनीति में यदि पंच सरपंच का चुनाव लड़ता है, किसी राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण करता है, तो यह राजनीतिक भर्ती है। इसी प्रकार से एक शब्द है राजनीतिकरण। डेविड ईस्टन ने इस शब्द का पारिभाषिक शब्द का निर्माण किया था। और राजनीतिकरण जो है वो राजनीतिक राजनीतिक समाजीकरण से एक भिन्न पारिभाषिक शब्द है। राजनीतिकरण का तात्पर्य है कि व्यक्ति के राजनीति या व्यक्ति के विभिन्न आयामों का राजनीतिक दृष्टिकोण से परिवर्तन हो जाना। अर्थात राजनीतिकरण की प्रक्रिया में व्यक्ति अपनी राजनीतिक जो विचारधारा है उसको अन्य सभी पक्षों पर आरोपित कर देता है। जैसे धर्म संबंधी उसकी आस्थाओं का राजनीतिकरण हो जाना या उसकी समाज संबंधी आस्थाओं का राजनीतिकरण हो जाना। राजनीतिकरण की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया एक अधिक संकुचित अवधारणा है और वह राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया की अपेक्षा एक निहित स्वार्थों वाली अवधारणा है, जिसमें कि राजनीतिकरण के अंतर्गत व्यक्ति या वो कोई भी राजनीतिक दल जो है वो अपने लिए कुछ निहित स्वार्थों को प्राप्त करना चाहता है। राजनीतिक समाजीकरण की प्रकृति। राजनीतिक समाजीकरण की प्रकृति की यदि हम चर्चा करें तो हम पाएंगे कि राजनीतिक समाजीकरण दो प्रकार से घटित हो सकता है, यानी कि वो घटित उसका स्वभाव क्या है, वो किस प्रकार से राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया कार्य करती है। तो राजनीतिक समाजीकरण दो प्रकार का हो सकता है, प्रकट और अप्रकट। राजनीतिक समाजीकरण का प्रकट प्रकार से घटित होने का तात्पर्य यही है कि जब विभिन्न राजनीतिक दल या विभिन्न सरकारें जब अपने उद्देश्यों के अनुरूप व्यक्तियों के राजनीतिक विश्वासों का निर्माण करने लगते हैं, तब उसे प्रकट रूप में राजनीतिक समाजीकरण घटित हुआ माना जा सकता है। जैसे साम्यवादी देशों में चीन, भूतपूर्व सोवियत संघ और उत्तर कोरिया इत्यादि देशों में सरकार के द्वारा या सरकारी एजेंसियों के द्वारा या सरकार के द्वारा नियंत्रित जनसंचार के माध्यमों के द्वारा या संचार के द्वारा नियमित शिक्षण संस्थाओं के द्वारा अपनी विचारधारा को थोपने का प्रयास किया जाता है। सरकार विभिन्न अभिकरणों पर अपना पूरा नियंत्रण स्थापित कर लेती है और इस प्रकार वहाँ की जनता के मस्तिष्क में सरकार के प्रति नजरिए का जानबूझकर सोची समझी रणनीति के तहत निर्माण किया जाता है। यह प्रकट राजनीतिक समाजीकरण होता है, जिसका अर्थ यह है कि राजनीतिक समाजीकरण के उद्देश्य से ही समाजीकरण प्रकट रूप में किया जाता है। इसका एक अप्रकट रूप भी है और वो ये है कि राजनीतिक समाजीकरण में जो विभिन्न संस्थाएं योगदान देती हैं उनका प्रकट उद्देश्य या सीधा उद्देश्य राजनीतिक समाजीकरण नहीं होता, किंतु फिर भी उन गतिविधियों का या उनके द्वारा किए जाने वाले जो कार्य हैं उनका एक आयाम राजनीतिक समाजीकरण के रूप में सामने आता है। जैसे परिवार है, शिक्षण संस्थाएं हैं, मित्र मंडली है, विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाएं हैं,
बहुत सारे स्वैच्छिक संगठन हैं, विभिन्न धार्मिक व्यवस्थाएं हैं। इस प्रकार से ये जो अन्य व्यवस्थाएं हैं, इन व्यवस्थाओं में जब व्यक्ति भाग लेता है तब उसे पता भी नहीं चलता और अदृश्य रूप से उसका राजनीतिक समाजीकरण हो जाता है। जैसे किसी परिवार में किसी बच्चे के माता और पिता दोनों यदि राजनीति की किन्हीं महत्वपूर्ण पदों में कार्यरत हैं या राजनीति में सीधे सीधे संबंधित हैं, तो दिन प्रतिदिन बच्चा जब अपने माता पिता को राजनीति का कार्य करते हुए देखता है तो उसका अदृश्य रूप से ही राजनीतिक समाजीकरण हो जाता है। इसी प्रकार से एक परिवार में यदि राजनीतिक दृष्टि से पूरी तरह से उदासीनता है, वहाँ यदि कोई राजनीति की चर्चा नहीं करता, राजनीति के बारे में यदि उस परिवार में कोई रुचि नहीं है, तब भी उसका जो राजनीतिक समाजीकरण है वो नकारात्मक रूप से होता है और उस व्यक्ति की भी राजनीति में रुचि नहीं रहती। इस तरह से राजनीतिक समाजीकरण की जो प्रकृति है वो प्रकट या अप्रकट हो सकती है। राजनीतिक समाजीकरण के अभिकरण का अर्थ ये है कि वो कौन से एजेंसीज हैं या वो कौन सी संस्थाएं हैं जो कि राजनीतिक समाजीकरण लाने में योगदान प्रदान करती हैं या राजनीतिक समाजीकरण के महत्वपूर्ण घटक के रूप में कहा जा सकता है। और वे जो संस्थाएं हैं वे प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था में एक समान होती हैं। और सबसे प्रमुख जो संस्था है, इनमें परिवार होता है। इसके विस्तार में चर्चा हम नहीं करेंगे, अनेक उदाहरणों से हम उसकी चर्चा कर चुके हैं। दूसरा जो अभिकरण है वो है शिक्षण संस्थाएं। शिक्षण संस्थाएं भी बच्चा जब स्कूल में होता है तब उसका राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया उसके पाठ्यक्रम के माध्यम से और अनेक उसकी गतिविधियों, सह शैक्षणिक गतिविधियों के माध्यम से उसका राजनीतिक समाजीकरण होता है। स्कूल में यदि विभिन्न प्रकार के राष्ट्रीय दिवस मनाए जाते हैं, विभिन्न जयंतियां मनाई जाती हैं, विभिन्न अवसरों पर राजनीतिक घटनाक्रमों को जब उसके बारे में बात की जाती है, तब व्यक्ति का शनैः शनैः राजनीतिक समाजीकरण होता है। उच्च शिक्षा में जब वो कॉलेज और यूनिवर्सिटी में आता है तब उसके राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया और तीव्र होती है जब वह छात्र संगठनों में भाग लेता है और छात्र राजनीति का हिस्सा बनता है। इसी प्रकार से बहुत सारे स्वैच्छिक समाज के संगठन होते हैं। स्वैच्छिक संगठन भी राजनीतिक समाजीकरण का माध्यम होते हैं। बचपन में अलग तरह के समूह, मित्र मंडली होते हैं और मित्रों के समूह में बच्चा खुली चर्चाएं करना सीखता है। जब वो नौकरी करता है या जब वो अपने व्यापार में लगता है तब उसके अलग प्रकार के अनौपचारिक समूह होते हैं, संगठन होते हैं। औपचारिक संगठनों का भी वो हिस्सा बनता है और अपनी राजनीति के बारे में अपने हितों के अनुरूप मान्यताएं बनाता है। इसी प्रकार से जनसंचार के माध्यम बहुत अधिक महत्वपूर्ण और शक्तिशाली साधन बन गए हैं आज के युग में राजनीतिक समाजीकरण के। इसको भी बहुत विस्तार से समझाने की आवश्यकता नहीं है। हम सब जानते हैं कि टेलीविज़न, समाचार पत्र और आजकल तो इंटरनेट या ये जो यूट्यूब है या जो गूगल के जो बहुत बड़े सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, ट्विटर है, लिंक्डइन है, फेसबुक है, यहाँ से लगातार राजनीति के बारे में सोची समझी रणनीति के तहत राजनीतिक समाजीकरण का एक बहुत बड़ा माध्यम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बन गया है। इसी तरह से सरकार स्वयं भी राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया को अंजाम देती है अपने घोषित उद्देश्यों को लागू करने के लिए। ऐसा हो सकता है कि समाज आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को तेज करना चाहती है सरकार, किंतु समाज एक रूढ़िवादी समाज है। अब उस रूढ़िवादी समाज को अपने उद्देश्यों के लिए आधुनिक बनाने के लिए सरकार प्रयासपूर्वक लोगों का राजनीतिक समाजीकरण अपनी इच्छित दिशा में करती है। भारत में यदि हम इसका उदाहरण देखें तो हम ये देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो इतना बड़ा जनाधार बना है, उसके पीछे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और इसकी जो बहुत सारी संस्थाएं हैं,
उनके द्वारा राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया में भाग लेना और व्यक्तियों की सोच और मनोवृत्ति को प्रभावित करना होता है अपने उद्देश्यों के अनुरूप। ऐसा हर देश में, अर्थात चाहे वो लोकतांत्रिक देश हो, चाहे वो निरंकुश या सर्वाधिकारवादी देश हो, चाहे कोई साम्यवादी देश हो, सभी देशों में सरकारों का यह प्रयास रहता है कि वे अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए लोगों को उस दिशा में शिक्षित और दीक्षित करें, क्योंकि सरकारें आज ये जानती हैं कि केवल बलपूर्वक अपनी बात को मनवाना आज के युग में संभव नहीं है। इसलिए बल के साथ छल भी आवश्यक है, और इसे हम छल ना कहें और छल कह भी सकते हैं, यानी कि चतुराई के साथ और बहुत ही योजना पूर्वक सरकारें लोगों के मस्तिष्क को बदलने का प्रयास करती हैं, लोगों के मनोभावों का बदलने का प्रयास करती हैं और अपने इच्छित उद्देश्यों को पूरा करती हैं। इसी प्रकार से राजनीतिक दल और राजनीतिक संरचनाएं, जो कि हम जानते ही हैं कि राजनीतिक दलों का घोषित उद्देश्य ही सत्ता प्राप्ति है, और जब वो सत्ता में आ जाते हैं उससे लंबे समय से पूर्व ही अपने अपने राजनीतिक दलों के माध्यम से वो प्रयास करते हैं कि उनकी जो विचारधारा है वो लोगों तक पहुँचे, लोग उसके बारे में जानें। राजनीतिक व्यवस्था की जो नियामकों की यदि हम बात करें कि राजनीतिक व्यवस्था को नियंत्रित करने वाले या उसकी सीमाओं का निर्धारण करने वाले मुख्य तत्व कौन से हैं, तो राजनीतिक समाजीकरण के जो मुख्य लिमिटेशंस जो हैं, जो उसकी सीमाओं का निर्धारण करने हैं, वो होते हैं सबसे पहले राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति, यानी स्वयं राजनीतिक व्यवस्था जैसी है उसी प्रकार से व्यक्ति का राजनीतिक समाजीकरण होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि एक साम्यवादी देश में व्यक्ति का राजनीतिक समाजीकरण एक लोकतांत्रिक प्रवृत्ति का हो जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और न ही ऐसा हो सकता है कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले देश में व्यक्ति एक निरंकुश राजनीतिक समाजीकरण वाला बन जाए। जैसी राजनीतिक प्रकृति होती है उसी के अनुरूप ही राजनीतिक समाजीकरण होगा। कहा भी है ना कि जैसा यथा राजा तथा प्रजा, यानी कि जैसी व्यवस्था होगी वैसी ही व्यक्तियों की मनोवृत्ति भी बन जाएगी। दूसरा है उस राजनीतिक व्यवस्था की मूल्य व्यवस्था, यानी कि मूल्य यदि उदारवादी हैं तो उदारवादी मनोवृत्ति वाले नागरिकों का निर्माण होगा। किसी राजनीतिक व्यवस्था के यदि मूल्य संकीर्ण हैं या कट्टरवादी हैं, जैसे कि पाकिस्तान की जो राजनीतिक व्यवस्था है वो कट्टरपंथी ताकतों के हाथ में आ चुकी है, तो उस राजनीतिक व्यवस्था में लोगों की जो मनोवृत्ति है वो भी कट्टरवाद को बढ़ावा देने वाली होगी। संचार माध्यमों की उपलब्धता पर भी यह निर्भर करता है। यदि बहुत विकसित संचार माध्यम हैं और निष्पक्ष यदि संचार माध्यम है तब वहाँ के लोगों का राजनीतिक समाजीकरण बहुत ही उत्कृष्ट होगा। और संचार माध्यम बहुत कम है और वो भी यदि सरकार के पूरी तरह से नियंत्रण में है, सरकार की इच्छा से ही वो जो भी बोलते हैं वो सरकार के कहे अनुसार बोलते हैं, तो राजनीतिक समाजीकरण पर नियंत्रण लगता है। और नियामकों का जो अगला महत्वपूर्ण जो निर्धारक तत्व है वो है राजनीतिक संस्कृति, अर्थात राजनीतिक समाजीकरण पहले से बनी हुई राजनीतिक संस्कृति से ही आगे बढ़ता है। राजनीतिक संस्कृति जैसी है उसी दिशा में राजनीतिक समाजीकरण भी होगा। राजनीतिक समाजीकरण और राजनीतिक जो व्यवस्था है, राजनीतिक व्यवस्था और राजनीतिक समाजीकरण का भी आपस में घनिष्ठ संबंध है। राजनीतिक व्यवस्था के भीतर जो निवेश आते हैं या जो मांग और समर्थन आते हैं, वे मांग और समर्थन स्वयं राजनीतिक समाजीकरण नहीं होते, किंतु ये मांग और समर्थन के रूप में जो निवेश आते हैं ये राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया का ही परिणाम होते हैं। यदि राजनीतिक व्यवस्था में अनुकूल निवेश आते हैं, अर्थात समर्थन ज़्यादा आता है, तो यह कहा जाएगा कि उस राजनीतिक व्यवस्था का जो समाजीकरण है वो बहुत ही उत्कृष्ट प्रकार का है।
इसी प्रकार से राजनीतिक व्यवस्था यदि कमज़ोर है, वो आने वाली मांगों का मुकाबला नहीं कर पाती है, तो यह माना जाएगा कि उस देश के लोगों का राजनीतिक समाजीकरण सही दिशा में नहीं हो रहा है। इस प्रकार से राजनीतिक व्यवस्था की सफलता और असफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उस देश के लोगों का राजनीतिक समाजीकरण कैसा है। और अंत में हम ये कह सकते हैं कि किसी भी देश में राजनीतिक व्यवस्था के सफलता का जो अंतिम पैमाना है वो राजनीतिक समाजीकरण ही होता है। राजनीतिक समाजीकरण से ही राजनीतिक व्यवस्था को अर्थ प्राप्त होता है। राजनीतिक समाजीकरण से ही एक अनुकूल राजनीतिक संस्कृति का, एक सहभागी राजनीतिक संस्कृति का, एक लोकतांत्रिक राजनीतिक संस्कृति का निर्माण किया जा सकता है। राजनीतिक आधुनिकीकरण हो, चाहे राजनीतिक विकास हो, चाहे राजनीतिक सहभागिता और राजनीतिक भर्ती हो, ये सभी अवधारणाएं मूल रूप में राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया के ही इर्द गिर्द घूमती हैं। इसलिए यदि किसी देश में राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया को यदि समझ लिया जाए तो उस राजनीतिक व्यवस्था को समझना बहुत ही आसान हो जाएगा, सरल हो जाएगा। और इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि विकासशील देशों की जो मुख्य समस्याएं हैं वो मुख्यतः राजनीतिक समाजीकरण की ही समस्याएं हैं। अर्थात समाज बहुत पिछड़े हैं, समाज सामंती प्रवृत्ति के हैं, किंतु राजनीतिक व्यवस्थाएं जो हैं वो आधुनिक हैं। आधुनिक व्यवस्था और रूढ़िवादी सामाजिक या सामंती समाज, इन दोनों के बीच के पुल का काम करने वाला जो तत्व है वो राजनीतिक समाजीकरण है। इस पुल को जितना मजबूत किया जाएगा, समाज और व्यवस्था के बीच की दूरी उतनी ही कम होगी और एक श्रेष्ठ व्यवस्था का निर्माण हो पाएगा। धन्यवाद। और इसके साथ ही ये हमारी यूनिट यहीं पर, हमारी ये जो इकाई है वो समाप्त होती है और अगली इकाई में हम कुछ नई अवधारणाओं की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।